रमा घर में बैठी होती है। तभी उसकी पड़ोसन अनीता आती है और रमा से कहती है, अरे रमा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ तो कर रमा। क्या हो गया तुझे? तू किस बात को लेकर इतना परेशान हो रही है? अब क्या बताऊँ रमा, मेरे बाल तो इतने झड़ रहे हैं, सच में बहुत टेंशन होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों बाद तो मैं गंजी ही हो जाऊंगी। तो इसमें मैं तेरी मदद क्या कर सकती हूँ? तो अपने बालों का दुखड़ा लेकर मेरे पास क्यों आई है? तू कुछ बता ना रमा, मैं क्या करूँ अपने बालों का? ये तो झड़ना बंद ही नहीं हो रहे हैं। कुछ तो उपाय बता, कोई तेल, जड़ी बूटी, दवाई, कुछ तो बता। मैं सच में परेशान हो गई हूँ। अब तो टेंशन के मारे मेरे और बाल टूटने लगे हैं। तुझे नहीं लगता है कि तू बालों की परेशानी के लिए गलत पते पे आई है? तेरे तो इतने लंबे घने बाल हैं और मेरे तो देख, सर में बाल ही नहीं है। बाल हो सर में तो टूटे अच्छा भी लगे, लेकिन यहाँ तो सफा चट है। अरे हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो शुरू से ही ऐसी थी, मेरा मतलब है शुरू से ही ऐसी गंजी थी, कम बालों वाली। तू मेरा यहाँ मजाक बना रही है? अरे मैंने कब कहा कि मैं तेरा मजाक बना रही हूँ? अरे सच कहूँ तो मुझे सच में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। जब इतने ज्यादा मेरे बाल टूट रहे थे तभी तो मैं तुरंत तेरे घर आई तुझसे मिलने। मुझे तो तेरी बात ही समझ नहीं आ रही। तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोलना। बाल टूट रहे हैं तो मेरे घर आने का क्या मतलब है? मेरे घर आकर क्या कोई जादू हो जाएगा जो तेरे बाल ठीक हो जाएंगे? मैंने कब कहा कि यहाँ आकर कोई जादू हो जाएगा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तेरे सर पे तो बाल है नहीं, तो जब मेरे बाल टूटने लगते हैं ज्यादा तो मैं तुझे देख लेती हूँ और फिर क्या, मुझे तसल्ली हो जाती है, क्योंकि तेरा गंजापन मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि देता है, वरना मैं तो टेंशन के मारे मर ही जाऊँ। तुझे शर्म नहीं आती है मेरा मजाक बनाते हुए? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुझे इतने अच्छे बाल दिए हैं, तेरी बहू बेटी को इतने अच्छे बाल मिले हैं, लेकिन तू है कि दूसरों का मजाक बना रही है। मैं मजाक कहाँ बना रही हूँ, मैं तो बस अपनी टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। रहने दे, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि जो तू कुछ भी बोले और वह मैं आँख बंद करके मान लूंगी। मुझे साफ दिख रहा है कि तू यहाँ मेरा मजाक बनाने आई है। तुझे बहुत मजा आता है मेरे बाल गिरते हुए देखकर। नहीं रमा, तू मेरी बातों का बुरा मत मानियो। अरे मैं क्यों भला तेरा मजाक बनाऊंगी? तू भी ना रमा, मैं तो बस तुझसे यहाँ मिलने आई थी। तू तो पता नहीं किसका गुस्सा निकाल रही है मुझ पर। जब मेरी बहुएं पूरे मोहल्ले में सबकी बहू से तेज होगी और बाल तो ऐसे होंगे जैसे भगवान ने खुद सोचा कि इसके बाल ऐसे ही होने चाहिए, तब मैं भी तुझे अच्छे से बताऊंगी तूने मजाक कैसे बनाया। अच्छा चल ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, लेकिन तू तो अब गुस्सा मत हो, अपना गुस्सा थूक दे। तू मुंह सुजाकर अच्छी नहीं लगती है। अनीता रमा का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह रमा का मोहल्ले में हर कोई बालों को लेकर मजाक तो बनाता ही रहता था। रमा को नहीं पता था कि उसके बच्चों ने अपने लिए अपनी पत्नी देख रखी है। रमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। कुछ दिनों बाद रमा के 5 बच्चे आपस में बात करते हैं और अपनी पत्नियों को रमा से मिलवाने के बारे में सोच लेते हैं और फिर सब रमा के पास अपने घर अपनी पत्नियों को लेकर आते हैं। अपने घर में 5-5 लड़कियों को देखकर रमा हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे तुम पांचों अचानक से यहाँ कैसे आ गए और तुम्हारे साथ ये लड़कियाँ कौन हैं? रमा की बात सुनकर रमा का बड़ा बेटा मोहित बोलता है, माँ ये आपकी बहुएं हैं, ये है जूही, ये है सोनिया, ये है अंजू, ये है महक और ये है पूनम। हमें पता है आप हम सबको एक साथ देखकर आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन माँ ये सच है, हम 5 भाइयों ने शादी कर ली। जब तुम पांचों ने शादी कर ली है, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है, तो यहाँ क्यों आए हो? अब तक जहाँ रह रहे थे वहीं रहते ना, यहाँ आकर मेरा खून क्यों जला रहे हो? माँ हमें अच्छा लग नहीं रहा था कि हमने आपसे झूठ कहा, इसलिए हम भाइयों ने सोचा क्यों ना आप तो अकेले रहती हो तो हम अपनी बीवियों को आपके पास छोड़ दे, ताकि वो भी अकेले ना रहे और आप भी अकेले ना रहो, और हम तो वैसे ही बाहर रहते हैं। सर पर इतना बड़ा धमाका कर दिया है और बोल रहे हो ये साथ ही रहेंगी? रमा को बहुत गुस्सा आता है अपने बेटों पर, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसके बेटों ने जो भी किया था उसे ये थोड़ी बदल जाता कि वो सब रमा के बेटे नहीं थे।
या वो सब रमा की बहुएं नहीं थी। मन मारकर ही सही, लेकिन रमा अपनी बहुओं को अपना लेती है। रमा की पांचों बहुएं एक साथ कमरे में बैठी होती हैं। तभी रमा भी कमरे में जाती है और अपनी बहुओं से कहती है, ये कौन सा स्टाइल है तुम सबके बालों का? किसी के लाल बाल, किसी के छोटे, तो किसी के इतने लंबे। तुम पांचों बहुओं के अनोखे बाल कैसे हैं? माँ जी, हम भी एक दूसरे से पहली बार ही मिले थे। मुझे तो लाल रंग पसंद है अपने बालों में, तभी तो मैंने अपने बालों में ये कलर करवाया। अच्छा लग रहा है ना माँ जी? मुझे भी छोटे बाल पसंद है। बड़े बाल मुझे बहुत तंग करते हैं। कभी भी मैंने बड़े बाल तो रखे ही नहीं, इसीलिए मैं हमेशा बाल छोटे ही करवाती हूँ और मुझ पर यही सूट करता है। मेरे तो सबसे अलग बाल हैं। मुझे अपने बाल ऐसे ही पसंद है। आपको शायद नहीं पता हो माँ जी, लेकिन मैं ट्रेंड को बहुत फॉलो करती हूँ और ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरे बाल बेस्ट हैं। तुम लोगों के बाल देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि भगवान ने सबसे अच्छे बाल मुझे ही दिए हैं। अच्छा हुआ मेरे बाल तुम पांचों की तरह नहीं है। रमा अपनी बहुओं के आंखों बाल देखकर चौंक जाती है, लेकिन जब जिसका रहन सहन शुरू होता ही ऐसा है, उसे रमा भी बदल तो सकती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रमा की बहू महक अपने लंबे लंबे बालों को छत पर धो रही थी। रमा की बहू के लंबे बाल देखकर अपने छत पर खड़ी अनीता हैरान हो जाती है और तुरंत वो अपने घर से भागकर रमा के पास आती है और हाँफते हुए बोलती है, रमा, तेरी बहू के इतने लंबे बाल, ऐसा लग रहा है जैसे नकली बाल लगाए हैं उसने। अनीता की ये बात महक सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ आंटी जी, क्या कुछ भी बकवास करे जा रही हो आप? मेरे ये इतने अच्छे बाल आपको नकली कहाँ से लग रहे हैं? आंखें ठीक हैं या नहीं? अगर आंखें खराब है तो चश्मा पहन लो। कुछ भी बोल रही हो आप। इतने लंबे और मोटे बाल आजकल देखने को ही नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगा कि तेरे बाल नकली हैं। तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। खुद के बाल तो झाड़ू जैसे हैं और चली हैं दूसरों के बालों में कमी निकालने। आज के बाद मेरे बालों को कुछ बोल मत देना आप। तू छोटी है और रमा की बहू है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना सच तो मुझे पता है। तभी तो तुझे इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई। अरे इतने लंबे मोटे सिल्की बाल कहीं किसी के हो सकते हैं क्या? मैं तो मान ही नहीं सकती। अनीता रमा की पांचों बहुओं के बारे में बुरा भला बोले जा रही होती है। तभी वहाँ रमा की बाकी चारों बहुएं भी आ जाती हैं और अनीता की बात सुनकर सबको गुस्सा आता है। आंटी जी, आप हमारे बालों को नकली बोल रही हो। आपने अपने बाल देखे हैं? घोड़े की पूंछ लगते हैं। अरे घोड़े की पूंछ ही सही, लेकिन असली तो है ना। तुम पांचों की तरह नकली तो नहीं है ना, कि नकली बाल तो कोई भी देखकर बता सकता है। अरे आंटी जी, ये क्या? ये तो सच में हमारे हाथों में आपकी सच्चाई आ गई। आपने सच ही कहा था, नकली बाल तो है, लेकिन आपके। अनीता, तू बालों में विग लगाती है। अब तक तो तू मेरा मजाक बनाती आई है कि मेरे बाल कैसे हैं। अरे आज तेरा खुद मजाक बन गया। मेरी बहू के अनोखे बाल देखकर तुझे जलन हो रही थी ना, और तभी तू यहाँ आई कमी निकालने, लेकिन यहाँ तो तेरे बाल ही निकल गए। अनीता का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद भी अपनी पांचों बहुओं के अनोखे बालों से खुश हो जाती है। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव विक्रमगंज की, जहां लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे। सभी गांव वासियों में बहुत प्रेम था, जिससे सब मिलजुल कर रहते। वहां पर एक हरिया नाम का आदमी था, जो कि दिल से बहुत अच्छा था। वो लोगों की बहुत मदद करता और वो गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। बरसात का मौसम आता है, लोगों की फसल का वक्त था। हरिया और उसका दोस्त सुरेश अपने खेत के लिए निकलते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी हरिया कहता है, अरे सुरेश भाई, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी होगी। वो क्या है ना, जितनी बारिश होनी चाहिए बिल्कुल उतनी ही हो रही है। अभी इतना खुश मत होइए भैया, काहे कि अभी पूरा सावन बाकी है और बरसात का कोई भरोसा नहीं। अरे भैया, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। अगर ये बर्बाद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो यही हमारी रोजी रोटी है भाई।
अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। ये गांव है और गांव में बारिश आने का बहुत संतुलन रहता है, क्योंकि हम शहरी लोगों की तरह पेड़ों को काटते नहीं हैं। तुमको शहर के बारे में बहुत जानकारी है, कभी गए भी हो तुम शहर? अरे नहीं गए तो क्या हुआ, एक दिन हम भी चले जाएंगे। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक इस गांव में रहकर गुजारा करेंगे? हमने तो सुना है वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। कम से कम अपने गांव में सब सस्ता तो है। अरे हम तो शहर कभी नहीं जाएंगे, ये गांव ही हमारा माई बाप है। हरिया और सुरेश दोनों बातें करते करते अपने खेत पर चले जाते हैं, जहाँ हरिया और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं हरिया की पत्नी मोहिनी और सुरेश की पत्नी विमला भी दोनों एक अच्छी पड़ोसन के साथ साथ अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी और विमला बाजार जा रही थी कि तभी विमला बोलती है, भगवान करे इस बार फसल अच्छी हो जाए, ताकि हम इस बार त्योहार अच्छे से मना सके। हाँ विमला बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। 2 साल पहले बाढ़ आई थी, जिसका असर 2 साल तक रहा, लेकिन इस बार बारिश ठीक ठाक हुई तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, वैसे हमारे पति कह रहे थे कि शहर चले जाते हैं, वहाँ बहुत काम मिलता है, कैसे भी करके गुजर बसर तो हो ही जाएगा। हमारा भी बहुत मन है कि हम भी शहर में रहें, पर हमारे वो इसके लिए कभी नहीं मानते हैं। हमें तो लगता है जब तक यहाँ बाढ़ नहीं आएगी कोई जाएगा ही नहीं। अब तुम हमारे झुमरी के पिता को ही देख लो, जो गांव से निकलकर शहर गए हैं और अच्छी जिंदगी चला रहे हैं। अरे बहन, बाढ़ का नाम मत लो। तुमको तो पता है अगर बाढ़ आई तो कितना नुकसान हो जाएगा, और हमारा गांव बहुत छोटा सा है, सब कुछ बह जाएगा। अब तो सब भगवान के भरोसे है बहन, हम तो बस यही मान सकते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो। दोनों बातें करते करते बाजार जाती हैं और वहाँ से सब्जियाँ लेकर घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी गांव में अचानक से आंधी आती है, और वो आंधी काफी देर तक रहती है और 5 घंटे बाद बंद होती है। आंधी बंद होने के बाद हरिया और सुरेश घर के बाहर आते हैं, और साथ ही साथ हरिया का बेटा चंगू और सुरेश का बेटा कमल भी आते हैं। और चंगू बोलता है, कमल चलना, बाग में ना बहुत आम गिरे होंगे, चल जाके चुन लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तू मौसम तो देख, अगर दोबारा आंधी आई तो हम उड़ जाएंगे, और मेरे बाबा जी मुझे बचाने भी नहीं आएंगे। ना बाबा ना, तू जा। कितना डरता है तू? अरे अब तो तू 10 साल का हो गया है, अब बिना बाबा के नहीं रह पाता, डरपोक कहीं का। मैं तो जा रहा हूँ। उन दोनों को बात करता सुनकर हरिया बोलता है, कमल सही बोल रहा है चंगू बेटा, अभी कुछ नहीं पता है कि आंधी रुकेगी या नहीं, इसलिए घर में रहो, बाहर नहीं जाना। पता नहीं क्या ही होगा अब, एक आंधी आ गई है और इतना नुकसान कर गई है, अब बारिश का कोई पता नहीं। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा बारिश ना हो, बस फसल कट जाए, उसके बाद जो होना होगा हो जाए। अरे हम परमात्मा के खिलाफ थोड़ी हैं जो वो हमारा नुकसान करेंगे। अरे हम तो इंद्र देव के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि गांव पर कोई परेशानी ना आए। सभी गांव वाले भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं और अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है। एक बड़ी आंधी के बाद गांव में बारिश का कहर होता है। पहले तो बारिश 2 घंटे में खत्म हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी बारिश हुई कि 5 दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया, जिससे गांव में बाढ़ आ गई और लोग बहुत परेशान हो गए। ज्यादा बारिश होने की वजह से लोगों के घर ढह गए, लोगों के जानवर बाढ़ में बह गए और साथ ही साथ उनके खेतों के सारे अनाज पानी में डूब गए। ऐसे ही एक दिन बारिश रुकती है। लोग अपने अपने ठिकाने से बाहर आते हैं और अपना अपना सामान देखने चले जाते हैं। सुरेश और हरिया दोनों भी बाहर आते हैं और सुरेश बोलता है, देख लो भगवान पर भरोसा करने का अंजाम। भगवान हमारा भला करने की जगह इतना नुकसान करके बैठ गया है। हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी रोजी रोटी यही है, हम यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकते, बस ये पानी सूखने का इंतजार करना होगा। अरे ये पानी सूखते सूखते तो पता ही नहीं कितना वक्त लग जाएगा। जब तक हम क्या भूखे रहेंगे, मर जाएंगे हम। हमें तो भाई यहाँ से ले चलो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बाढ़ का पानी सूखते सूखते तो हम लोग मर ही जाएंगे।
हम भी इनके साथ कहीं और चलते हैं। अरे तुम चुप रहो, ये हमारी धरती माँ है, हम इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और पानी सूखने का इंतजार करेंगे। अरे जब पूरे साल ये जमीन हमें मुनाफा देती है तब तुम लोग क्यों रहते हो यहाँ? और अगर थोड़ा सा नुकसान हो भी गया तो बाहर जाने की बात तो मत करो। देखो मोहिनी, तुम्हारा पति पागल हो गया है। अगर यहाँ से नहीं निकली तो मर जाओगी। इनको समझाओ और चलो यहाँ से। इतना बोलकर विमला सुरेश और कमल को पकड़कर घर ले आती है और सारा सामान समेटने लगती है। हरिया की बात से कुछ लोग सहमत तो होते हैं तो कुछ लोग इनकार भी करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और आधा गांव खाली हो जाता है, लेकिन हरिया गांव से कहीं नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन मोहिनी हरिया को बोलती है, देखिए जी, सभी लोग यहाँ से चले गए हैं और हम लोग यही हैं। हम लोग भी कहीं चलते हैं। यहाँ कब तक पानी सूखने का इंतजार करते रहेंगे? सुरेश भाई साहब भी चले गए हैं। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम तो यहीं रहेंगे। अरे तुम ये क्यों भूल गई कि ये मिट्टी हमारी माँ है? बाहर शहरों में कुछ भी नहीं रखा है। अरे वहाँ तो ना शुद्ध वातावरण है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अरे बारिश तो वहाँ भी होती है, बाढ़ वहाँ भी आती है और लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं होते, लेकिन हम लोगों का घर है, अनाज है। अरे सब कुछ हमारा यही है। आपकी बुद्धि में कूड़ा भर गया है। खुद तो ऐसे मर रहे हो और हमें भी ऐसे ही मार दोगे। सभी गांव वाले एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं, तुम ही अकेले रहना यहाँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको पता है कि गांव ही हम गरीबों का घर है, वो यहीं आएंगे और तुम देख लेना, पानी सूखने के बाद सब वापस ही आ जाएंगे। हरिया मोहिनी की एक नहीं सुनता और गांव में ही रह जाता है। यूं ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ साथ गांव का सारा पानी धीरे धीरे करके सूखने लगता है और जो लोग गांव में रह गए थे वो दोबारा से अपनी रोजी रोटी कमाने का जरिया ढूंढने लगते हैं। अपने अपने खेतों में दोबारा फसल उगाने लगते हैं और जो लोग गांव से गए थे कुछ लोग वापस गांव में आ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सुरेश भी वापस आता है। तुम सही थे हरिया, शहरों में कुछ भी नहीं है। अरे हमें यहाँ अपनी खेती मिल जाती है, लेकिन वहाँ तो खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। मैं तो कह ही रहा था, अपना गांव है। ये अगर तुमको खुशियाँ देगा तो बदले में कुछ लेगा भी तो सही। हरिया की बात पर सब संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी एक नई जीवन को शुरू करते हैं और अपने अपने जमीनों को दोबारा ठीक करते हैं और फिर एक बार पूरा गांव मिलकर रहने लगता है। कहते हैं कि अगर भगवान कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है और इसी तरह से बाढ़ में गरीबों पर कहर तो होता है, लेकिन भगवान उनको झेलने की हिम्मत भी देता है। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वहीं उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ रेशमा से बोलती है, मासी माँ, गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ, आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चिटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है, गुनगुन, तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी। तू क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने, पागल लड़की। तू भी चल, फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाली, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो, रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी, आप चिंता मत करो।
बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो? वापस आने दो, फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है और वो खुद से कहती है, यार यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है। कैसे गुजारा होगा मेरा? मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी? गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिसे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ? आप इतना सैड क्यों हो? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे। मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस। चलो कोई भी हो आप, मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है? जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले। पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने, उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी। हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है? आज पहली बार नाम सुना है मैंने। और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता। और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। थोड़ा और खरीद देते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या? अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी? पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है, एक बात कहूँ गुनगुन तुमको, तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो। नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा। फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊं। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है। उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या? झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ। इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है? अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था, गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना, मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल। खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना, तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ, तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन
और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में और 1 किलो टमाटर लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। अब बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया, 150 रुपए में 1 किलो? इतना महंगा टमाटर? बाप रे, ये टमाटर है क्या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो लीजिए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से। अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी करवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है। पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जाती। स्वीटी रुक जा चुड़ैल, आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अभी ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है पागल। तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ, तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है? चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है, क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे? इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती।